वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट एग्जाम की, जो सी टेट, ठीक है, यूपी टेट और जो भी हरियाणा टेट आने वाले हैं, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं प्रायः उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, जो कि बार बार आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ सभी प्रकार की जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, तो आज के प्रश्न के साथ हम लोग चालू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विकासात्मक परिवर्तन, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंधित है। तो पहला है कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक होता है, ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन बाल्यकाल तक ही होता है, बाद में फिर रुक जाता है। सी वाला बोल रहा है कि एक रैखिक होता है और एक आयामी होता है। देखिए, हमने जहाँ तक पढ़ा है, इसके पहले जो मैंने समझाया था उसमें यह था कि सभी बच्चों में अलग अलग होता है, बाल्यावस्था भी सभी बच्चों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जो आर्थिक तंगी में बच्चे रहते हैं उनके लिए बाल्यावस्था अलग होती है, जो संपन्न परिवार में रहते हैं उनके लिए बाल्यावस्था अलग होती है। उसके बाद ये बहुआयामी होती है और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है मध्य बाल काल तक ही होती है। इसमें जो सबसे बढ़िया विकल्प है, जो सही होगा आपका, वो है कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो एक कारण पर्याप्त नहीं होता, यानी कि आपके पास जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और आपके पास हेरिडिटरी दोनों फैक्टर होने चाहिए, तभी जाके आपका ये विकास, जो विकासात्मक परिवर्तन है, वो बढ़िया से होगा। इन सब के अभाव में आप देखेंगे कि ये परिवर्तन उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो दोनों कारक एक दूसरे के पूरक हैं, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको दो जगह खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इन दोनों खाली स्थानों को आपको भरना है और विकल्प इन्हीं में से कोई दो होंगे, यानी कि इसी में जो दो विकल्प दिए हैं, जैसे इसमें निचोड़ना और चलने का है, इस तरह से कोई विकल्प होगा। तो पहला है कि आपका यहाँ पे क्या भरना होगा कि भागना या चित्र या निचोड़ना या चलने में से कोई एक चारों में से, कि स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि स्थूल जो आपका मूवमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद कौशल यहाँ पे बता रहा है कि सूक्ष्म गत्यात्मक, यानी कि दोनों के एग्जाम्पल को बताना है। तो भागना यानी कि स्थूल का होगा और इधर वाला जो है आपका सूक्ष्म होगा। तो भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलने की प्रक्रिया, पकड़ना, ठीक है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और ताली बजाना। अब देखिए, इसके बारे में अगर आप पुराने वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन मैं आपको चलने से पहले आगे बता दूं, इसका उत्तर ए सही होगा। क्यों? इसका ए उत्तर सही क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो एक चीज समझिएगा कि भागना जो है, जैसा कि इसमें दिया है, स्थूल कौशल है, ठीक है। सूक्ष्म और स्थूल में अंतर यह है कि देखो, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, बारीक क्रियाएं, सूक्ष्म मतलब छोटी और बारीक होती हैं। तो जहां स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्ति होते हुए कार्य करने पर बल दिया जाता है, ठीक है, यानी कि स्थूल की जानकारी क्या होती है, इंद्रियों जनित अनुभव से होती है ना, अनुभव से आप काम करते हैं। जबकि सूक्ष्म बातों की जानकारी किससे व्यक्त होती है, जो स्थूल बातों के विश्लेषण, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपका हाथ चलाना स्थूल हो गया, उस हाथ से कोई बारीक काम करना या स्किल टाइप का, तो वो सूक्ष्म आपका कौशल हो जाएगा। स्थूल से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने पर विद्यार्थियों को जो प्रारंभिक अनुभव प्राप्त होते हैं, यानी कि जो वो सीखते हैं, उसके आधार पर उन्हें बाद में सूक्ष्म रूप से कार्य करने में समर्थ बनाया जाता है या वो समर्थ बनते हैं। तो मुझे लगता है, आई होप इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका जो है, मैंने आपको बताया, उत्तर ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि इसमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। आपको ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में से एक चुनना है, ठीक है। विकल्प है कि एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, दूसरा है कि अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, और तीसरा विकल्प है कि एक बच्ची जो सहकार्यात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, और डी है कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है या करती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पहले इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर डी होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर डी होगा। और जब कोई बच्ची, या जैसे कि इसमें प्रश्न में है कि एक बच्ची जब मध्य बाल अवस्था में होगी, तो मध्य बाल अवस्था में तार्किक रूप से बच्चे समर्थ हो जाते हैं, ठीक है। और इसको याद होगा आपको कि मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो
इस अवस्था में मूर्त वस्तुओं यानी चीज़ों को समझने में, विभिन्न प्रकार के विचारों को तर्क करने में, आदत और व्यवहार में रुचि दिखाने में, निर्माण करने में नई नई आदतों के सक्षम होते हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, तर्क से याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, यानी कि 3 मिलान गलत दिए गए हैं। जैसा कि पहला यह है कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान करता है। तो अभी हमने देखा कि भाई तर्क की बात क्या शैशवावस्था में आ रही थी कि किस में आ रही थी, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ होती है। सी वाला ऑप्शन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण का संरक्षण कर पाता है। मैं चारों ऑप्शन आपको इसी में थोड़ा सा सी हो गया। चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें डी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, थोड़ी सी उसके गलती कारण, लेकिन इसमें जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का जो संरक्षण करने वाली स्थिति है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसे जीन पियाजे ने क्या उनका संज्ञात्मक विकास की जो अवस्था है उसको तीसरी अवस्था के रूप में उन्होंने बताया है। इसमें अंदर तर्क, मंथन और ये सारी चीज़ें, योग्यताएं बच्चों के अंदर आ जाती हैं। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए मैंने बोला कि बार बार ये प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा और इसको करके आप जाएंगे तो आप पूरा अगर सीरीज देख लेंगे, आधे घंटे की लगभग डेली की है, आप देखेंगे कि मुश्किल से 10 घंटे होगा, लेकिन आप इसमें अपने क्वेश्चंस की श्योरिटी लेके जरूर आएंगे, सफलता की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। और भी सीरीज हम इस तरह में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, विकल्प है कि साम्यीकरण, बी है संगठन, सी है समावेशन और डी है समायोजन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा साम्यीकरण। अब यहाँ पे अगर आप समझें तो साम्यीकरण का मतलब क्या होता है कि संतुलन व्यक्तियों की मानसिक जो होता है ढांचा और पर्यावरण यानी कि अंदर और बाहर की स्थितियों में जो संतुलन होगा वही जो है साम्यीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बोलते हैं कि स्वयं व पर्यावरण के बीच जो संतुलन की खोज होती है, यही तो प्रश्न है ना, तो साम्यीकरण का मतलब भी यहाँ पे यही होगा, तो इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेओ वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार जो प्रकट इन्होंने किए हैं सही प्रकार से इनके विचारों को दर्शाता है। पहला है कि भैया वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी जो क्षमताएं होती हैं वे कार्य जो उनके अंदर क्षमताओं के हिसाब से करते हैं, उनकी सहायता से वो अपनी क्षमताओं से काम को कर सकते हैं। बी वाला विकल्प है कि बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। ठीक है, सी वाला बोलता है कि भैया ये कहते हैं कि बच्चे होते हैं वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, यानी कि सोच की बात हो रही है। और डी वाला ऑप्शन बोलता है कि भैया इनकी क्षमताओं को बहुत कम आंका जाता है। आंका है किसने? वाइगोत्स्की ने। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें जो छठा प्रश्न है, इसमें जैसा अगर देखें तो इसका सही उत्तर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने सुझाव दिया था कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे अपनी क्षमताओं की सहायता से कर सकते हैं। इन्होंने बोला था कि भाई जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है कि कौशल बहुत होता है और उनकी सहायता से बच्चे बहुत से काम कर सकते हैं। उन्हें सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था उसी के तहत इसको इन्होंने स्वीकार किया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षिका जिस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है, जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है, इस सहायता करती है इशारों व संकेतों से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इशारों और संकेतों की पहेली से जिज्ञासा पहेली बनाने का जो सही उत्तर होगा वो इसका आप लोग देख लीजिए, स्वतंत्र खोज, पाढ़, उद्दीपन और अनुसरण। तो इस हिसाब से हमने कई जो है प्रश्न कराए हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, पाढ़। ठीक है, अब पाढ़ का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा एक निर्देश की प्रक्रिया है जो बड़े कार्यों को छोटे छोटे तकनीक से या अधिक प्रबंधन या मैनेजमेंट के थ्रू विभाजित अलग करके करते हैं।
और उनके लिए एक उपकरण का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इशारों और संकेतों से जो है एक यहाँ पे पहली की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। इसके संबंध में क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग था। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि एक बालक, एक कथन और कारण के रूप में है। तो कथन क्या है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। उसका कारण क्या बता रहे हैं कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है, कोई भी बच्चा, जब बोलते हैं कि उस जो शिक्षक तानाशाह हो, मतलब एकदम कंट्रोल रखता हो, डांटता डपटता हो, नियंत्रक स्वरूप हो। तो अब एक चीज ये समझिएगा, आपको यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि पहले जो कथन बोल रहा है कि बाल केंद्रित, यानी कि बाल केंद्रित का अगर आप देखें तो चाइल्ड सेंटर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो व्यक्तिवाद और एक कठोर पाठ्यक्रम नहीं होगा। बच्चों पे केंद्रित का मतलब है कि बच्चों के अनुभव, बच्चों के व्यवहार, बच्चे जो चीज़ समझ सकते हैं उनके हिसाब से चीज़ें हो, उनको जो चीज़ें वो समझ सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएँ जिससे वो खुद को कनेक्ट कर पाएँ, ताकि अच्छे से चीज़ों को समझें। तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। और आर भी उसका कारण बता रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि बच्चे तानाशाह अगर टीचर रहेगा तो फिर कम सीखेंगे, डर जाएंगे। उनको क्या चाहिए कि फ्रेंडली टीचर चाहिए जो उनकी बातों को समझे, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो इसमें दोनों ही गलत है। तो इसका जो है सामान्य सा उत्तर जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि डी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसकी विशेषता क्या है। विकल्प है कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। बी है कि बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है उस कक्षा में। अगला विकल्प है कि गतिविधियां अथवा कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। और अंतिम विकल्प है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है। तो पहला जो विकल्प है, देखिए, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, तो ये प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। बच्चों को नियंत्रित नहीं करना, उनको सिखाना है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, पार्टिसिपेशन न्यूनतम है, ये भी एकदम से क्लियर है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक होता है लर्निंग में। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, चलिए ठीक है, सही लग रहा है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय की जाए। तो लर्निंग की अगर बात हो रही है तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होने से लर्निंग उनकी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा यही है कि बच्चों की भागीदारी तय की जाए, बच्चों का मूल्यांकन गतिविधियों के माध्यम से किया जाए, उनको इन्वॉल्वमेंट किया जाए। कई बार ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो आप विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप छटता चला जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाला विकल्प भी ऐसे ही था प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी में इनका स्टेटमेंट है भैया कि कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो विकल्प जो दिए हुए हैं, पहला है कि सामाजिक व्यवस्था अधिविन्यास, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन अधिविन्यास, सामाजिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। और डी है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। मैंने एक्चुअली ये शब्द ही ऐसा है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में जो है हो जाता है, मैं इंग्लिश देख रहा था, हिंदी पढ़ दी, ठीक है। अभिविन्यास है, अधिविन्यास नहीं है। चलिए, तो अब इसका जो सही उत्तर होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ उत्तर, देन उसके आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रश्न नंबर 10 है ये, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं, वो होगा बी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, ठीक है, कानूनों को बदलने की बात हो रही है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से भी इसको बदला जा सकता है। क्योंकि जो कोलबर्ग है, इनके हिसाब से अमृत नैतिक तर्क की सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि नियमों में सुधार जो किया जाता है वो उनके हिसाब से, अपेक्षा के हिसाब से किया जाता है, लोकतांत्रिक नियमों के सभी की सहमति से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। विकल्प है प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न हम कर चुके हैं। संबंधित का मतलब है कि मैंने
प्रश्न कराने के संदर्भ में उसको समझाया था और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसके आधार पर किया जा सकता है। देखिए हम लोग अभी प्रैक्टिस लगा रहे हैं, प्रश्नों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन कराते समय अपनी एक्सप्लेनेशन की एक सीमा होती है और एक टाइम का भी ड्यूरेशन होता है, उस चीज़ से बधा होता हूँ। बाकी मैं टॉपिक को अलग से कराऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, मुझे पता है सब लोग ने पढ़ाई कर ही ली होगी और जो जिनका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा भी है उनका भी इसके माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अलग से भी अभी थोड़ा सा कुछ दिन बाद सारे टॉपिक आपको धीमे धीमे अपलोड करना चालू कर दूंगा। साथ में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के साथ हम शुरुआत करेंगे और भी सब्जेक्ट यहाँ पे चालू होंगे ही जल्दी। अब बस आप लोग जुड़े रहिए साथ में, ठीक है। तो इसको जो सही उत्तर होगा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा इंटरपर्सनल स्किल। व्यक्तित्व के जो व्यक्ति धनी होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि भाई देखो वो अपने अंदर की कमियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और संवेदनशील होते हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, लोगों की मनोदशा को समझ लेते हैं, उनके साथ घुलने मिलने में ज़्यादा बढ़िया होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो लीडर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, वो कितने फ्रैंक होते हैं, वो चीज़ों को समझते ज़्यादा है जल्दी से तेज़ी से। तो ये उनकी एक प्रकार की क्वालिटी है। इस तरह की क्वालिटी स्टूडेंट्स में भी होती है। कई बार देखेंगे कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत घुलनशील होते हैं, सभी से घुल मिल जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावित होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भिन्नता की बात आ रही है, ठीक है। कक्षा में संस्कृति और भाषा दोनों है, तो कौन सी नीति प्रभावित होगी। मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या। देखिए अगर भिन्नता है तो लचीलापन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो सबके अनुरूप नहीं होगा। भाई हर प्रकार के बच्चे हैं, भाषा की भी भिन्नता है, कुछ बच्चों को यानी कि भाषा भी नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी लचीलापन लाना पड़ेगा ताकि सभी समझ पाए। तो कठोरता तो नहीं चलेगी, विकल्प ऐसे छट जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो प्रत्यक्ष निर्देश यानी कि जो मेथड होगा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का होगा। चलिए ठीक है, अभी इसको काटते नहीं, मैं एलिमिनेशन पे ध्यान दूंगा ज़्यादा, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे सी है कि कक्षा में प्रतिस्पर्धा की बढ़ावा देने। प्रतिस्पर्धा को हमने कभी अच्छा नहीं माना है, जब भी देखेंगे तो इस विकल्प से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धा नहीं हो, क्योंकि बच्चों में ऊपर नीचे की भावना आ जाएगी, कोई किसी में टॉप करेगा, कोई किसी में, सब बच्चों के अंदर क्वालिटी अलग होती है। तो ये भी आपका कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। भिन्नताओं के को अभाव के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे है कि विविधताएं हैं और भिन्नताएं होंगी, उसको अभाव के रूप में ना देख के आप लर्निंग के रूप में देखेंगे, ठीक है। लर्निंग के रूप में देखेंगे तो ही क्लास प्रोग्रेसिव होगी। इसमें एक ही टिक आपको मारना है, एक ही उत्तर सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। और आपका बी वाला इसलिए भी गलत होगा कि केवल इंस्ट्रक्शंस पे बात नहीं हो रही है ना, नीतियों की प्रभावित करने की बात हो रही है। तो अगर आप एक प्रत्यक्ष निर्देश या डायरेक्ट कोई इस तरह से निर्देश देते हैं तो उसको फॉलो करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है लचीलापन क्लास में लाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 बोलता है कि सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। मीनिंगफुल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे विकल्प दिया है कि मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न किया जाए, ठीक है, उत्पन्न करता है। बी बोलता है कि तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। सी विकल्प है कि तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को अधिगम को नियंत्रित करते हैं, विद्यार्थी अधिगम को नियंत्रित करते हैं। और अंतिम विकल्प है कि विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। अब यहाँ पे मैं आपको सही विकल्प बता दे रहा हूँ, पहले डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि लर्निंग का मतलब क्या है कि विश्लेषण और उस पे जो आलोचनाएं हैं उसको सोचना समझना, और जो समस्या उनको शामिल प्रक्रियाओं में शामिल होकर समाधान को निकालना, पार्टिसिपेशन और चीज़ों को सीखना। अगर आप विश्लेषण नहीं कर पा रहे, रटी रटाई चीज़ों पे चल रहे हैं, तो फिर वो उत्तम लर्निंग नहीं हो पाएगी। कभी भी जो वो लर्निंग होगी वो उत्तम अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएगी। प्रश्न नंबर 14 है कि वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। विकल्प हैं कि उनके सुलभ संरचनाएं होनी चाहिए, इमारतें होनी चाहिए, विद्यार्थियों से अलग उनको बैठाया जाना चाहिए, शिक्षकों को पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, साथियों के बीच सहानुभूति और दया होनी चाहिए। देखिए एक चीज मानिए कि ये दो तो आप काट ही देंगे। ये जो डी वाला विकल्प है यहाँ पे पूछा गया है कि समावेशन, यानी कि समावेशन का मतलब मैंने बताया था कि सभी को शामिल किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो जब यहाँ पे सहानुभूति और दया आएगी तो वो दया का पात्र बन जाएगा। उसको दया ना उस पर आए, वो सक्षम हो कहीं आने जाने के लिए, किसी पर निर्भर ना हो, तो इसलिए जो इमारती या संरचनाएं हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको दया का पात्र बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी ग्लोब
जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप देखें तो जो धरती है वो कुछ ऐसी है, और अगर हम देखें तो ये अमेरिका आपका है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, इधर अफ्रीका आपको मिल जाएगा, इधर इंडिया मिल जाएगा, इधर ठीक है यूरोप है ऊपर। तो अब आप देखेंगे कि क्या है कि इसमें पूछा है कि उल्टे सापेक्ष खड़े होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ पे मिलेगा आपको, इंडोनेशिया आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, और युगांडा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अपनी लोकेशन आप देखें, जो इक्वेटर से अगर विभाजित करते हैं तो आप देखेंगे कि सापेक्ष तो उल्टा तो नहीं होगा, सापेक्ष उल्टा आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अर्जेंटीना एकदम विपरीत देशांतर पे है, तो देशांतर के हिसाब से आप उल्टा कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका बी होगा। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है, ठीक है, जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र वह बुनते हैं, पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर सुंदर और चमकदार साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो पूछ रहे हैं कि भैया किस राज्य का ये भाग है। देखिए इसका सही उत्तर तो इसमें ज़्यादा बुझने लायक है नहीं, इसका तेलंगाना में होगा, ठीक है, इसका उत्तर जानते रहिएगा क्योंकि ये तेलंगाना का हिस्सा है। और पोचमपल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, और इनको जो है साड़ियों को इक्कत साड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, पोचमपल्ली साड़ियों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, उनमें से जो उचित क्रम नहीं है, ठीक है, उनको यहाँ पे बताना है ना, कि प्रश्न नंबर 17 है ये, उचित क्रम में नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्रम, सारे क्रम तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि खेती करना है, तो यहाँ पे नहीं शब्द हटेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर जैसे ये है, आपको पता है इसमें एक विकल्प देखें, प्याज उखाड़ना, तो पहले प्याज उखाड़ने के लिए प्याज लगाना पड़ेगा, तो सबसे अंतिम विकल्प तो ई ही होगा ना। तो ना तो ई इधर है ना तो ई इधर है, तो अपने आप इसमें समझ में आ रहा है कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा, ठीक है। लेकिन बस वही बात आती है कि इसमें कौन सा विकल्प आप सही मारेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि पहला जो ऑप्शन है खरपतवार हटाना, ठीक है, गुड़ाई करना, इसको विकल्प को थोड़ा सा सही कर लेंगे, प्रश्न गलत है। बीज बोना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना और प्याज को उखाड़ना। तो भाई अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज लगाने से पहले उसकी गुड़ाई करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो मिट्टी है उसको तैयार करेंगे, डिगिंग करेंगे। उसके बाद आप बीज को बोएंगे, जो वहाँ पे प्याज वैसे नहीं लगाया जाता, बीज को, प्याज को बीज लगा के फिर उसका फिर से उसको रोपाई की जाती है, धान की तरह पहले लगा के फिर उसके बाद में फिर से उसकी रोपाई की जाती है, ठीक है। तो आप साधारण भाषा में समझिए कि उसको बीज लगाया जाएगा, देन उसमें जो खरपतवार वगैरह होंगी चीज़ों को हटा सकते हैं आप, और अंतिम में जो है मतलब उसकी निराई वगैरह करते हैं, और अंतिम में जो है उसको प्याज जब तैयार हो जाती है तो आप निकाल लेते हैं। अब निराई कितनी बार भी कीजिए, तो यहाँ पे इस क्रम से इसको चलेंगे। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी के बारे में पूछा है, ठीक है, किसके बारे में, अल-बरूनी के बारे में। तो अल-बरूनी बोलते हैं विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों पहले किया था, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि कौन से कथन सही होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें अल-बरूनी के बारे में, तो यहाँ पे ये बात आती है कि भैया ये है कि वह एक मतलब यात्री थे, ठीक है, वह एक यात्री थे जिन्होंने देश में भ्रमण किया और प्रेक्षण किया, ठीक है, बारे में लिखा, बात सही है, ठीक है। वह अफगानिस्तान से आए थे। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि वो अफगानिस्तान से नहीं, उज्बेकिस्तान से आए थे। उसके बाद उन्होंने चीज़ों के बारे में लिखा है जो उन्होंने देश में भिन्न भिन्न चीज़ों में देखा या भिन्न लगी, उनके बारे में लिखा। भाई वो लिखते ही यात्रा के दौरान उन्होंने भ्रमण में लिखा था, और उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतिहास में उन्होंने देश का वर्णन किया तो उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको ये पता है कि ये अफगानिस्तान से नहीं थे, तो बी वाला विकल्प जहाँ कहीं भी है आप काटते चले जाइए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। बस इतना सा जानना है। प्रश्न हमेशा चाहे जिस भी पेपर के हो, चाहे यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो, पीसीएस का ही पेपर क्यों ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखेंगे, बेसिक नॉलेज थोड़ा सा रखिएगा। बहुत ज़्यादा गहराई से किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, पेपर ऐसे ही बनते हैं, आपका पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि जिस
जिस मतलब यहाँ पे पूछा है कि भाई पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाता है और मादा जो पक्षी होती है घोंसलों को देखती है, रखवाली करती है और उनमें से वह जो उसे चुनती है, उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। मतलब घोंसले कई होंगे, उनमें से चेक करके अपना अंडा देगी। इस स्पीसीज का नाम है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस स्पीसीज का नाम आप लोग गेस करके नहीं बता पाएंगे, ठीक है। शक्कर सोरा है, बसंत गौरी है, तो इसको वीवर पक्षी बोलते हैं। वीवर पक्षी के बारे में बता दूं तो एक सुंदर पक्षी है और इसमें ये जिस तरह से मादा पक्षी घोंसलों को चुनती है उसमें अंडा देती है, ठीक है। और ये वीवर की बात करें तो प्लोसीडी, ठीक है, प्लोसीडी नाम का जो कुल का जो पक्षी होते हैं उनके कुल से ये संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 20 के बारे में अगर हम देखें तो ये बोलता है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषताएं सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती हैं कि बिना बोले संचार कैसे किया सकता है। तो अब ये तो ऐप वगैरह तो आप लोग यूज करते ही हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वर्चुअल बैकग्राउंड की बात हो रही है, चैट में GIF की बात हो रही है, ठीक है, म्यूट बटन की बात हो रही है, ऑडियो कॉल की बात। देखिए अगर वीडियो कॉल की बात करें तो म्यूट का तो कोई मतलब है नहीं, म्यूट ऑडियो कॉल का भी नहीं मतलब है वीडियो कॉल में, ठीक है। म्यूट कर देंगे तो कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा। अब यहाँ पे वर्चुअल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो वर्चुअल बैकग्राउंड जो होता है, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन लगा के मैं चाहूँ तो यहाँ पढ़ा सकता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे मेरा चेहरा आपको दिखता रहेगा। उसमें होगा क्या कि मेरे पीछे कैमरा जो फोकस करेगा, दीवार रहेगी, कुछ रहेगा, उसको मैं हटा के वहाँ पीछे ऐसे पर्दा लगा दूंगा, जो ये बॉक्स सा दिख रहा है, यहाँ पे पर्दा लगा दूंगा और वो पर्दा को मैं गायब कर दूंगा हरे कलर का, तो मैं आपको यहाँ दिखते रहूंगा, तो मेरे पीछे आपको ये वर्चुअल बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा कि मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर भी कैमरे का रहेगा। इसमें जो सही एग्जांपल है वो GIF का है। जो GIF में चैट होते हैं, चित्र रहते हैं, बिना बोले वो दिखाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हम लोग पीछे आ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक मेल खाता है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में, कि जो प्रश्न बोल रहा है, विकल्प पहले देख लेते हैं कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग किया जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन, अच्छा हमने ठीक से फिर से पढ़ते हैं। मोस्टली क्लोजली अलाइन, ये एक्चुअली होता क्या है, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन की थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिस कारण से ये प्रश्न ऐसा हो गया। कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, ठीक है। संरचनावादी दृष्टिकोण, इसका पहला ही विकल्प सही है कि उनके अनुकूल पहचान करके जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑफ अप्रोचेस, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं अपन ना, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कुछ इसमें डाउट आ रहा है कि प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला, हाँ ये वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। सक्रिय शिक्षण में विकल्प को देखते हैं ना, एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो विकल्प को देखते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, छात्र जो है श्याम पट पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएंगे, ठीक है। बी बोलता है कि दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS पाठ्यक्रम में किया गया है। सी है कि पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों के बारे में विभिन्न प्रारूप के चित्र बनाएंगे, ठीक है। डी है कि छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की जो एक्टिव लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि सक्रिय रूप से जो शिक्षण हो रहा है उसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो ऑप्शन है कि श्याम पट पर किए गए विभिन्न प्रकार को बारे में अपने विचारों को मानस चित्र पर उतारेंगे, मैप माइंड की बात हो रही है। तो बच्चे क्या होता है, जब श्याम पट लिखा था तो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मैप वगैरह किया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है, तो उसके थ्रू एक्टिव लर्निंग होती है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक वगैरह से उतनी एक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका 22 का ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिग प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है। पाक शास्त्र मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कुकिंग से संबंधित है। प्रश्न है कि कक्षा में छात्र को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाएं, ठीक है, एक्टिव लर्निंग के तहत ना। क्योंकि पाक जो कुकिंग होती है उसमें प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है। खाना वैसे हो गया कि गाड़ी आपको चलाना तो सिखा दें, प्रैक्टिकल ना कराएं तो क्या आप चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे।
तो कुकिंग भी ऐसा होता है कि करके देखना पड़ता है। बी होता है कि छात्रों से जो गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखवाएं, तो ये भी उतना एक्टिव नहीं होगा। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। और डी वाला है कि बच्चों कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहां सभी बच्चों टमाटर, मिर्ची और पौधे उगाएंगे। देखिए खाना बनाने से संबंधित है, तो सैंडविच बनाना तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको सी वाला लगेगा कि आग रहित खाना बनाना, ठीक है, बनाने के मेले का आयोजन कराया जहां छात्रों में व्यंजन बनाने को बोला जाए। ठीक है, तो सैंडविच में भी आग की जरूरत नहीं है अगर नॉर्मल आप बनाएं, लेकिन ये व्यवहारिक और पूरी तरह से प्रैक्टिकल होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।